हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज। आज हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की परिचय की, इंट्रोडक्शन टू आईपीसी। और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी का एक पूरा लेक्चर सीरीज़। प्राचीन समय में अपराध और अपकृत्य, क्राइम एंड टोर्ट में कोई विभेद नहीं था। इन दोनों को ही अपकार कहा जाता था। अपकार करने वाले पक्ष से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर दे। इस प्रतिकर की राशि अपकृत्य की गंभीरता और पीड़ित व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती थी। पीड़ित पक्षकार को बॉट कहा जाता था। प्रतिकर की राशि चुकाने के बाद अपकृत्य करने वाला व्यक्ति पुनः पूर्व स्थिति में आ जाता था, जैसे उसने कोई अपराध किया ही न हो। भारत में प्राचीन काल से ही एक सुव्यवस्थित आपराधिक न्याय प्रणाली प्रचलित थी। इसका उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि इसके उदाहरण हैं। मनु ने अपने ग्रंथ में हमला, चोरी, लूट, मिथ्या साक्ष्य, मानहानि, आपराधिक न्यासभंग, छल, जारता तथा बलात्कार आदि अपराधों का उल्लेख किया है। प्राचीन समय में आपराधिक न्याय निर्णयन शासक करता था। वह इस कार्य में अपनी सहायता के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति करता था, जिसे मीमांसक कहते थे। अभियुक्त से अर्थदंड वसूल किया जाता था, जिसे राजकोष में जमा किया जाता था। बहुत पुरातन समय में यह व्यवस्था प्रचलित नहीं थी कि पीड़ित को कंपनसेशन दिया जाए। अब हम बात करते हैं भारत में दंड विधि के विकास की। इंग्लैंड की जो साम्राज्ञी क्वीन ऑफ एलिजाबेथ थी, उन्होंने 1600 में एक राजलेख जारी किया था। 1600 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। इस चार्टर के अधीन कंपनी को अपने स्वयं प्रशासन के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी। 1600 के चार्टर को 1609 में जेम्स प्रथम व 1661 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा रिन्यू किया गया। इसमें संशोधन किए गए। भारत में एक सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था लागू करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की थी। इन अदालतों को कंपनी की यूरोपियन प्रजा पर अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। फौजदारी न्यायालय के अंग्रेज न्यायाधीश, काजी तथा मुफ्ती की सहायता से देशी भारतीयों के आपराधिक मामलों को निपटाते थे। उस समय जिले का कलेक्टर इन अदालतों पर निगरानी रखने का कार्य करता था। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई अदालत व्यवस्था के दो प्रमुख लक्षण थे। पहला, भारतीयों के प्रति अंग्रेजी दंड विधि लागू न की जाकर उनके मामलों को पक्षकारों की व्यक्तिक विधि के आधार पर निपटाया जाता था। दूसरा, फौजदारी प्रकरण आपराधिक न्याय प्रशासन अभी भी मुस्लिम जो शासक होते थे, जिन्हें हम नवाब कहते हैं, द्वारा ही संचालित किया जाता था। मुस्लिम विधि जो शरीयत पर आधारित थी ना, वो ही लागू होती थी। बंगाल तथा मद्रास में मुस्लिम दंड व्यवस्था लागू थी, जबकि बंबई में हिंदू दंड व्यवस्था लागू थी। सन 1773 में पारित रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन दंड व्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इस चार्टर द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए कलकत्ता में एक गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद की नियुक्ति कर दी गई। इसमें गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्य होते थे, जो प्रशासनिक कार्यों में गवर्नर जनरल को सलाह देते थे। 1773 के चार्टर के अंतर्गत फोर्ट विलियम, जिसे हम वर्तमान में कलकत्ता कहते हैं, में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। इसे दीवानी, फौजदारी, सामुद्रिक, धार्मिक सभी तरह के मामलों को निपटाने की अधिकारिता थी। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील इंग्लैंड के सम्राट के न्यायालय में की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय निर्णयन कलकत्ता में निवास करने वाले ब्रिटिश नागरिक की ज्यूरी की सहायता से किया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन लागू दांडिक न्याय व्यवस्था सन 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित होने तक ही लागू रही। सन 1793 की न्यायिक योजना के अंतर्गत बंगाल प्रदेश के आंतरिक क्षेत्रों में प्रेसिडेंसी क्षेत्र के निरंतर न्यायिक अधिकारियों, जिन्हें सदर अमीन और मुख्य सदर अमीन के नाम से जाना जाता था, को आपराधिक मामलों को निपटाने की सीमित अधिकारिता थी। सदर अमीन को चोरी जैसे मामलों में 50 रुपये जुर्माना लगाने तक के और 1 माह तक की सजा देने का अधिकार दे दिया गया। गंभीर मामलों को निपटाने का अधिकार मजिस्ट्रेट को था। डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड, केवल सेशन न्यायाधीश को दिया गया था, जिसकी पुष्टि सदर निजामत, वर्तमान में हाई कोर्ट, द्वारा की जानी आवश्यक थी। बंगाल प्रांत में सन 1793 में लागू की गई न्याय योजना सन 1833 तक लागू रही।
लॉर्ड मेकाले ने सन 1833 में ब्रिटेन की संसद में इन दंड विधानों के संहिताकरण का प्रस्ताव पेश किया। आपको इनके बारे में मोस्टली पता होना चाहिए। लॉर्ड वेलिंगटन मैकॉले, इनका मत था कि हिंदू मुस्लिम जो भी विधि हैं सभी के लिए एक जैसी दांडिक व्यवस्था लागू की जाए, दंड विधि जिसे कहते हैं लागू की जाए, और इसके लिए सन 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग इसका गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे लॉर्ड वेलिंगटन मैकॉले। अंग्रेज न्यायाधीशों को नहीं पता था कि कहाँ कौन सी विधि प्रयुक्त करनी है, क्योंकि वो भारत की परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे, तो इसमें उनकी मदद जूरी करते थे। भारतीय विधि आयोग को शक्ति दी गई थी कि वह विधि न्यायालयों की अधिकार शक्ति तथा पुलिस आदि का अध्ययन करके सभी जगह एक जैसे दंड विधि लागू करने हेतु सुझाव देने का कार्य सौंपे, ताकि विभिन्न क्षेत्रों की दंड व्यवस्था में भिन्नता को समाप्त किया जा सके। इसके लिए एक समिति बनाई गई और समिति में 4 लोग थे, लॉर्ड वेलिंगटन मैकॉले, मैक्लिओड, एंडरसन और मिलेट। इस समिति ने पहला विधि आयोग बनाया जो भारतीय दंड संहिता जैसी विधि लेकर आती हैं। भारत के लिए दंड संहिता जैसी विधि बनाते समय इंग्लिश, भारतीय तथा लुसियाना और नेपोलियन की दंड संहिताओं आदि का भी अध्ययन किया गया। विधि आयोग द्वारा दंड विधि का प्रारूप 14 अक्टूबर 1837 को गवर्नर जनरल को भेज दिया गया, जिसे विधि परामर्शदाताओं को परामर्श के लिए भेजा गया। दंड विधि के प्रारूप को संशोधित करने के लिए 26 अप्रैल 1845 को दूसरे विधि आयोग का गठन किया गया, क्योंकि पहले विधि आयोग द्वारा जो ड्राफ्ट दिया गया था उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसमें प्रस्तावित दंड विधि के संबंध में अपनी रिपोर्ट को 2 भागों में सन 1846 तथा सन 1847 में वापस भेजा गया। यह प्रस्तावित प्रारूप लागू नहीं किया गया, जिसके बाद में गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य बैथ्यून और बॉर्नेस पिकॉक, इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, ने मिलकर संशोधित किया। फाइनली इस जो प्रारूप था उसको 1856 में विधान परिषद के समक्ष रखा गया, जिसे 6 अक्टूबर 1860 को अनुमति मिली और इसका नाम रखा गया भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड 1860। यह लागू हुई 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में लागू कर दी गई। यही दंड व्यवस्था आज भी पूरे भारत में प्रचलित है। भारतीय दंड संहिता कुल 23 अध्यायों 511 धाराओं से मिलकर बनी है। सभी प्रकार के जो हम सोचते हैं कि अपराध हैं वो आईपीसी में उल्लेखित हैं। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।